गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम कक्षा 7 के अंतर्गत विज्ञान का अध्याय नंबर 1 पौधों एवं जंतुओं में श्वसन का अध्ययन करेंगे। पौधों एवं जंतुओं में श्वसन का अध्ययन करेंगे, जो अध्याय नंबर 1 है विज्ञान का। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर को शुरू करते हैं। जीवधारी पाचन तत्व पदार्थों के साथ ऑक्सीजन के संयोग से जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, हमारे शरीर में श्वसन ऊर्जा मुक्त होने की स्वाभाविक क्रिया है। तो श्वसन यह जो सभी क्रिया सभी जीव कोशिकाओं में होती है। जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। कोशिकाओं में स्वांगीकृत भोजन का प्रयोग जैविक क्रियाओं में ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन द्वारा भोजन का अपघटन करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और मनुष्य सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। मैं आपको बता दूं, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसको हम बाहर ले छोड़ते हैं अपने फेफड़ों से, और O2 को जो हम ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं अंदर। तो कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। हम जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें जीवित रहने के लिए श्वसन की। और कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम भोजन ग्रहण करते हैं, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रत्येक कोशिका में उस ऑक्सीजन का विखंडन होता है। इसका मुख्य आधार श्वसन क्रिया है और सांस लेने तथा गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो कहलाती है हमारी श्वसन कहलाती है। अब स्टूडेंट, श्वसन के प्रकार, यहाँ पर हम आते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में होता है, परंतु बहुत ही कम मात्रा में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। ज़्यादातर जो होता है स्टूडेंट, ये वायु की उपस्थिति में ही होता है ऑक्सीजन की, और बहुत ही कम जो होता है वो वायु की अनुपस्थिति में ही होता है। इस प्रकार ऊर्जा की प्राप्त करने के लिए भोजन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों में ही हो सकता है। श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वायवीय श्वसन, वायु द्वारा होने वाला श्वसन। तो वायवीय श्वसन का मतलब है वायु के साथ श्वसन करना, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वायवीय श्वसन कहलाता है। वह श्वसन जिसमें वायु की आवश्यकता होती है, वायु में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसमें वायवीय श्वसन कहते हैं। इसके अंतर्गत भोजन को ग्लूकोज के रूप में ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित किया जाता है। और वायवीय श्वसन में जीव के उपयोग हेतु अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। तो इसमें जो तुम्हारा भोजन है वो ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। अब प्रयोग पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर प्रयोग द्वारा हमें दिखाया गया है ये कि इसमें क्या करना है। रेस्पाइरोस्कोप श्वसन मापी, एक श्वसन मापी यंत्र होता है रेस्पाइरोस्कोप। श्वसन बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं इंग्लिश में हम श्वसन को। तो रेस्पाइरोस्कोप जो होगा श्वसन मापी हो गया ये। अब इसमें सामग्री क्या है? जलयुक्त। अब इसमें हमें क्या करना है? उद्देश्य में यह सुनिश्चित करना कि श्वसन के समय अंकुरित बीजों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो इसमें सामग्री में रेस्पाइरोस्कोप, श्वसन मापी, जलयुक्त बीकर, अंकुरित बीज और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और छड़ के छोटे छोटे टुकड़े
और रुई, ये चीज़ हमें लेनी है। विधि हमें क्या करना है, अब यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इसमें तो इसमें ये कहा गया है कि श्वसन मापी आधार को ऊर्ध्वाधर को व्यवस्थित करते हैं, जिसका आधार नली के बीकर में रखे जाल में डूब जाए। इस प्रकार श्वसन मापी को लगाते हैं। अब श्वसन मापी में अंकुरित बीज रखते हैं और चारों ओर से वायु का प्रवेश रोक देते हैं, यानी उसको निर्वात कर देते हैं। यहाँ पर इसमें देखिएगा, यहाँ पर बीज है इसमें बीकर में, मैं आपको दिखा दूँ, ये बीकर है और इसके अंदर चारों ओर इसके अंदर जल भरा हुआ है ये वाला, और यहाँ पर अंकुरित बीज इसके अंदर रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो है रेस्पायरोस्कोप रखा हुआ है श्वसन मापी, और इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छाल रखी हुई है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, अब श्वसन मापी में जल का स्तर इसके आयतन से लगभग 1.5 मीटर बढ़ जाए, 1/5 भाग बढ़ जाता है, जिससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि श्वसन मापी में जल का स्तर अंकुरित बीज द्वारा निष्कासित गैसों के अवशोषण के कारण बढ़ता है। चूँकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि अंकुरित बीज श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो स्टूडेंट, ये बीज होते हैं अंकुरित, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। अगला टॉपिक, अवायवीय श्वसन। ये वायवीय श्वसन का बिल्कुल उल्टा है, जिसमें वायु उपस्थित ना हो, वायु की साझेदारी न हो, वो अवायवीय श्वसन कहलाता है, जिसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराया जाता है। ये प्राय सूक्ष्म जीवों जैसे यीस्ट तथा कुछ जीवाणु अवायवीय श्वसन द्वारा, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म जीव अवायवीय श्वसन द्वारा भोजन को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विखंडित कर ऊर्जा मुक्त कर देते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, तो देखिए सीधी बात है स्टूडेंट, वायवीय श्वसन जो है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें भोजन पूर्णतः विखंडित हो जाता है वायवीय श्वसन में, और इसमें आंशिक रूप से यानी आधा भोजन ही विखंडित होता है। इसमें जो है अंतिम उत्पाद जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है एथिल अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल होते हैं। इसी तरीके से इसमें नंबर 4, इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। एकदम उल्टे हैं दोनों के। आगे देखिए पौधों में श्वसन। अब देखिए स्टूडेंट, पौधों में श्वसन कैसा होगा, ये वाला पौधों में श्वसन जो क्रिया जंतु की अपेक्षा काफ़ी सरल ईजी होती है। पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है वो विनिमय रंध्रों, लेक्टिकल्स तथा अंतःकोशिकीय स्थानों द्वारा होता है। यानी पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पत्तियों के अंदर आपने देखा होगा हरी रंग की पत्ती होती है, इनके अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पर्णहरित स्टोमेटा रंध्र होते हैं बोलते हैं। और लेंटिकल्स तनों पर होते हैं ये, और जलीय पौधों में गैसों का आदान प्रदान करके उनके शरीर की सतह से ही करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया कराते हैं। स्टोमेटा जो है के द्वारा पत्तियों के तल पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जो पत्तियों को श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी पत्तियों को पौधे में श्वसन क्रिया की सरल क्रिया को जो सरल बनाते हैं। और पुरानी टहनियों पर खुले रूप में उपस्थित वात रंध्रों द्वारा होता है। जड़ों के सामान्य तल द्वारा जलीय पौधों में गैस शारीरिक सतह द्वारा विस्तारित होती हैं। और रंध्र रक्तिका 2 किडनी के आकार की कोशिकाओं में घिर रहती है, जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। अब स्टूडेंट, रंध्र रिक्तिका क्या होती है, जैसे हमारे अंदर किडनी होती है 2 गुर्दे जिन्हें बोलते हैं, वही पौधों में वे रंध्र रिक्तिका का काम करती हैं, यानी वायु को अंदर पहुंचाती हैं और भोजन को अवशोषण करती हैं।
शोषण करती हैं। अब यहाँ पर देखिए रक्षक कोशिकाओं में ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। रक्षक कोशिकाओं से घिरी रहती हैं, द्वार कोशिकाओं और सह कोशिकाओं से बनी हुई पूर्ण संरचना रंध्र तंत्र कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हरे पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से ग्लूकोज बनाते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। यह ऊर्जा क्लोरोफिल के द्वारा एकत्रित होती है। बना हुआ ग्लूकोज इस ऊर्जा का कुछ भाग ग्रहण कर लेता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको समीकरण द्वारा समझा दूं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 6 भाग CO2 और 12 भाग जल लिया गया। इन दोनों की क्रिया द्वारा हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन में ये विखंडित हो गया और बाकी जो है यहाँ पर जल वाष्प के रूप में निकल गया। तो जब किसी पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह इसे उसी तरीके से मुक्त करता है जैसे कोई जीव श्वसन क्रिया में करता है। अब ये इस तरीके से यहाँ पर, अब पौधे में क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए ये अंदर आ गया, हम इधर आ गए, हम ये हो गया हमारा ग्लूकोज, 6 भाग ऑक्सीजन हुई तो इन्होंने 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी और 6 भाग जल वाष्प के रूप में ऊष्मा निकल गई और प्लस ऊर्जा। तो पहली बार देखने पर यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की भांति लगती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ग्लूकोज का निर्माण करती है तथा श्वसन क्रिया इसे विभाजित करती है। तो इस प्रकार इसमें ग्लूकोज बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर इसके श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में विपरीत होते हैं। श्वसन क्रिया में ऊर्जा बनती है जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा की सूर्य के प्रकाश के रूप में आवश्यकता होती है। ऐसी श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें भोजन सरल रूप से विखंडित हो जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन सरल अणुओं में एकत्रित हो जाता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन उपयोग की जाती है जबकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है बनती है। आगे चलते हैं। देखिएगा प्रयोग नंबर 2, इसमें बताया गया है कि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। एक समतल तली वाले फ्लास्क में कुछ अंकुरित बीज लिए तथा 2 छिद्रों वाले रबड़ की कार्क को इसके मुंह से पर फिट किया। यहाँ पर इसमें फ्लास्क में कॉर्क अच्छी तरह से फिट करने के बाद कांच की नली के मुक्त सिरे पर को जल से भरी परख नली से जोड़ दिया गया। ये जो जल से भरी परख नली है इससे जोड़ दिया गया। पानी से भरी परख नली की जगह चूने के पानी से भरी परख नली भी लगा दी गई है यहाँ पे। अब कार को हटाने पर फ्लास्क में थिसिल फनल की सहायता से जल डालने पर, अब इसमें जल डाल दिया गया तो हमने पाया, डालकर जब पूरा भर दिया हमने पाया कि चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्वसन के दौरान अंकुरित बीज कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट, जब हम देखते हैं कि बर्फ़ जमती है सफ़ेद रंग की तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होती है। तो इसमें सफ़ेद चूने का पानी हो जाना तो इसका मतलब होता है कि अंकुरित बीज कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, जंतुओं में श्वसन। अब जंतु में श्वसन हमारी तरह ही हाथी, शेर, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, गाय तथा तोता आदि पशु पक्षी फेफड़ों से सांस लेते हैं। हमारी तरह ही जीव जंतु भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम सबको पता है। देखिएगा स्टूडेंट, ये अमीबा में श्वसन बताया गया है। अमीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है? अमीबा, पैरामीशियम तथा हाइड्रा में श्वसन संबंधी विशेष अंग नहीं होते। ये क्या करते हैं?
ये चारों तरफ से गिरे जल कोशिकीय झिल्ली में ऑक्सीजन का विसरण होता है, जिसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की ओर विसरित हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा है ये केंचुआ। ये आपका अमीबा था, ये केंचुआ। केंचुआ तथा जोंक जैसे जीव अपनी लसी त्वचा से सांस लेते हैं। इनकी जो त्वचा होती है पेट वाली जीभ वाली नीचे जो होती है चिपचिपी, उसके द्वारा ये सांस लेते हैं, जिसमें रक्त ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों से भेजता है। अब कीट पतंगों में हमारा जैसे टिड्डा है कीट पतंगों में टिड्डा हमारा देखिएगा स्टूडेंट। ये तो कीट पतंगों में जैसे झींगुर, तिलचट्टा इत्यादि में श्वसन तंत्र श्वास नली के द्वारा होता है। यह अपने शरीर की सतहों के छिद्रों के द्वारा खोल जाते हैं, जिससे गैसों का विनिमय अंदर तथा बाहर से हो जाता है। इनके अंदर स्टूडेंट्स एक नली होती है सांस की, जो ये बाहर की ओर खोल देते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय एक्सचेंज होता रहता है, जिन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं। मछली में, अब देखिए मछली में श्वसन, मछली एक जलीय जीव है, आप सभी जानते हैं मछली बिना जल के नहीं रह सकती। तो मछली जो है स्टूडेंट, ये अपने गलफड़ों द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, जिससे पानी में घुली जो ऑक्सीजन है इसके गलफड़ों में पहुंचती है, जिससे वो उसको ग्रहण कर लेती है और अवशोषित करके बाकी बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानांतरित कर देती है। ये मछली है। अब देखिए स्टूडेंट, मेंढक एक ऐसा जंतु है जो जल और थल दोनों पर रह सकता है। जब ये शिशु अवस्था में होता है, जब हम टैडपोल बोलते हैं, उसके गलफड़ों की सहायता से सांस लेता है, जैसे मछली लेती है। इसकी जो छोटा सा होता है ये, तो मछली के आकार का होता है। जब ये पूरा मेंढक बन जाता है तो ये अपना अधिकतर सांस जो है फेफड़ों से लेता है, और जल में जो लेता है स्टूडेंट, ये अपनी गीली त्वचा द्वारा सांस लेता है, जो चिकनी और रक्त नलिकाएं द्वारा घिरी होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। और मेंढक जो है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 15 से 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेते हैं, जिससे उनका शारीरिक व्यायाम होता रहता है। और हम जो लेते हैं 1 मिनट में 35 या इससे अधिक बार सांस लेते हैं। अब देखिए मानव में श्वसन स्टूडेंट, मानव में श्वसन के लिए यहाँ पर देखिए मानव में श्वसन, तो मानव में श्वसन का जो प्रमुख स्रोत होता है स्टूडेंट, वो होता है फेफड़े। गुहाओं तथा नलिकाओं की एक श्रृंखला फेफड़ों में वायु खींचती है तथा श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। मनुष्य श्वसन में के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नाक। हम नाक से अंदर को कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पहुंचाते हैं, जिसके अंदर कई सारे महीन छिद्र होते हैं, जो हमारे अंदर वायु होती है नाक के अंदर फेफड़ों में जाती है, वो हमारे नाक के छिद्रों द्वारा छानकर फिल्टर करके अंदर भेज दी जाती है, जिससे हमारे फेफड़े उसको सोख लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। और धूल और जीवाणु जो कण हैं वो बाहर नासा छिद्र द्वारा छान लिए जाते हैं। नंबर 2 ग्रास नली। ये हमारी नाक हो गई। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारी ग्रास नली है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है इतना, ये हमारा ग्रास नली है। तो ग्रास नली भोजन व वायु के लिए एक संयुक्त अक्ष है। इसी ग्रास नली में जो स्टूडेंट हमारा भोजन और वायु दोनों होकर हमारे पेट में जाते हैं। ग्रास नली से गुजरने वाली वायु श्वास नली में प्रवेश करती है, जो कि गर्दन के मध्य में स्थित होती है, देख रही होगी आपको। अब देखिए ध्वनि तंत्र जो है ये वाला ध्वनि तंत्र मैं आपको दिखा दूं, जिनसे हमें हमारी ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि तंत्र होता हमारा टेंटुआ यानी गला, ये ध्वनि तंत्र स्वर तंत्र जिसे हम बोलते हैं, ये श्वास नली में स्थित होता है। ध्वनि यंत्र में यंत्र है ये, ध्वनि ग्रंथियाँ होती हैं जो इनमें होकर वायु के गुजरने पर कंपन करती है, कंपन कर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। आगे देखिए श्वास नली। अब देखिए स्टूडेंट, श्वास नली क्या है?
श्वास नली, ये हमारी जो फेफड़ों तक होती है, ये पूरी श्वास नली होती है। इससे हम ऑक्सीजन, श्वास नली, ध्वनि यंत्र श्वास नली से जुड़ा होता है और श्वास नली की जो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर से लंबी तथा और 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। श्वास नली की दीवारों पर कोमल हड्डियों के घेरे होते हैं जिन पर सीलिया भी उपस्थित रहता है। यह फेफड़ों में कीटाणु तथा हानिकारक पदार्थों को जाने से रोकती है। अब श्वसनिकाएँ, श्वसनिकाएँ क्या होती हैं? श्वसनिकाएँ होती हैं छोटी छोटी श्वास नलिकाएँ जिनसे हमारा श्वसन होकर गुजरता है। श्वास नलिकाएँ, श्वास नली बाईं तथा दाईं नलिकाओं में विभाजित होती हैं जिन्हें श्वास नलिकाएँ कहते हैं, जो वायु श्वसन, जिनके द्वारा श्वास वायु है अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों से बाहर होकर गुजरती है, वे श्वसनिकाएँ कहलाती हैं। अब लास्ट का जो ये 6 है, नंबर 6 फेफड़े। तो फेफड़े स्टूडेंट हमारे ये होते हैं, यहाँ पर ये फेफड़े हैं। तो ये फेफड़े क्या करते हैं, इनका कार्य देखते हैं स्टूडेंट। ये वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं, यानी हमारे ये कहाँ उपस्थित होते हैं? हमारे ये सीने पे, वक्ष पे, वक्ष मतलब सीने में उपस्थित होते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, ये लचीले अंगों के युग्म के रूप में होते हैं जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं हमारे शरीर से और ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं, और अमाशय से डायफ्राम के द्वारा अलग होते हैं। वे डायफ्राम तथा पसलियों के बीच की कोशिकाओं की क्रियाओं द्वारा सुकड़ती तथा फैलती रहती हैं। अब फेफड़ों का कार्य वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करना तथा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य हमारे फेफड़े करते हैं। अब स्टूडेंट आते हैं हम कूपिकाएँ। कूपिका अंतिम श्वास नलिकाएँ छोटी नलियों से जुड़ी होती है जिन्हें हम, जो कि वायु कोश से जुड़ी होती हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। यानी वायु कोश से जुड़ी हुई छोटी छोटी श्वास नलिकाएँ होती हैं, हम कूपिकाएँ कहते हैं। इनमें रक्त नलिकाएँ जो सूक्ष्म रक्त नलिकाओं से घिरी होती हैं, और ये फेफड़ों की रक्त नलिकाओं में गैसीय रूपांतरण इनके ही द्वारा होता है। और कूपिका से गुजरने वाली ऑक्सीजन रक्त नलिकाओं से कूपिकाओं में जाती है और तब अंतिम श्वास नलिकाओं और श्वास नली तथा ध्वनि यंत्र में ऊपर की ओर गति करती है और नाक के रास्ते बाहर निकाल देती है। अब श्वसन के समय पसलियों तथा डायफ्राम की गति, इसके बारे में हम क्रियाविधि देखते हैं स्टूडेंट। तो हम जानते हैं श्वसन के समय वायु फेफड़ों में जाती है तथा डायफ्राम कोशिकाओं में सुकड़ती है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है क्रिया, ये हमारा डायफ्राम है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर वायु हमारी अंदर आ रही है, ये जो ऑक्सीजन है हमारी अंदर आ रही है, और यहाँ से जो वायु हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। हमारी ऑक्सीजन अंदर आ रही है और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यानी स्टूडेंट यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके अंदर ग्रहण कर रहे हैं, और ये CO2 है, यहाँ से हम बाहर की ओर निकाल रहे हैं। तो ये जब हम सांस लेते हैं तब हमारी पसलियों से संबंधित पेशियों में संकुचन होता है, यानी वो सिकुड़ जाती हैं, और जब बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो है पेशियाँ खुल जाती हैं। तो एक आप हमारी छाती के नीचे एक अन्य शक्तिशाली पेशी स्थित होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। अब जब हम अंदर को वायु लेंगे तो वो होगा अंतःश्वासन, और जब बाहर को वायु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो होगा बाह्य श्वासन। तो इस प्रकार हमारी फेफड़ों द्वारा ये प्रक्रिया होती है। हमारे जब हम अंदर को सांस लेते हैं स्टूडेंट तो हमारी ये कूपिकाएँ जो है सिकुड़ जाती हैं, और जब बाहर को छोड़ते हैं ये फैल जाती हैं। तो यह प्रक्रिया हमारी श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। जब हम अंदर को श्वसन लेते हैं यहाँ पर तो हमारे फेफड़े जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो ये फैल जाती हैं। तो हम इस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया डायफ्राम द्वारा फेफड़ों द्वारा करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।